हेलो गाइज, कैसे हैं? तो एक बार फिर से नमस्कार आप लोगों को। अच्छे ही तरह से ही रह रहे होंगे, क्योंकि अब कोरोना का केस बहुत हद तक घट गया है और जिसका असर जो है कि हर जगह दिखाई पड़ रहा है, भीड़ भाड़। खैर जो भी हो, चलिए हम लोग देखते हैं। पीछे जो टॉपिक हम लोग देखे थे, अभी तक एडजॉर्प्शन के बारे में देखे थे 2-3 क्लास, जिसमें फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन लास्ट में बता के छोड़े थे। आज हम लोग जो उस दिन डिफरेंस बताए थे उसी को थोड़ा एक्सप्लेन करें, एक फैक्टर के रूप में या कैरेक्टर के रूप में, दोनों का, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन का। तो हम लोग हेडिंग दें, characters of physisorption and chemisorption। भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण की विशेषताएं। तो पहला, अट्रैक्शन फोर्स। आकर्षण बल। तो हम लोग पीछे चर्चा कर चुके हैं, जब फिजिकल एडजॉर्प्शन बता रहे थे परिभाषा और केमिकल एडजॉर्प्शन, तो दोनों में बताए थे कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है, एक माने इनविजिबल अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, जिसको बोलते हैं वांडर वाल फोर्स। तो वांडर वाल फोर्स का यहाँ पर यूज हो रहा है, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन के दौरान आयनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। तो जिसका रिजल्ट क्या होगा कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो फोर्स लग रहा है, वांडर वाल फोर्स, वो अपेक्षाकृत कमजोर होगा बनिस्पत केमिकल एडजॉर्प्शन के। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। चूंकि हम जानते हैं कि भौतिक अधिशोषण के दौरान अधिशोषक के द्वारा अधिशोष्य के अणु को वांडर वाल बल के सहायता से आकर्षित किया जाता है। जबकि रासायनिक अधिशोषण के दौरान अधिशोषक
हमेशा अधिशोष्य के साथ रासायनिक बंधन चाहे वो आयनिक बंधन हो या सहसंयोजक बंधन हो, की सहायता से आकर्षित करता है। अतः भौतिक अधिशोषण के दौरान अपेक्षाकृत कमजोर आकर्षण बल कार्य करता है। दैट इज वांडरवाल फोर्स जो है कमजोर होगा केमिकल बॉन्ड। लिखिए हो गया। दूसरा नंबर, सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल। चूंकि किसी अधिशोषक का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने पर भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रकार के अधिशोषण भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रकार के अधिशोषण का दर बढ़ जाता है। अतः अधिशोषण की मात्रा
अधिशोषक के पृष्ठ क्षेत्रफल का समानुपाती होता है that is extent of adsorption surface area। इसी कारण अधिशोषक को चूर्ण करने पर पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने के साथ साथ अधिशोषण का दर भी बढ़ जाता है कि क्षेत्रफल जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे अधिशोषण का दर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए छिद्रयुक्त सिलिका जेल या चारकोल का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होने के कारण ये पदार्थ अधिक अधिशोषित करते हैं। तो अधिशोषण की मात्रा यहाँ पर बढ़ रहा है क्योंकि जो क्षेत्रफल बढ़ता है, तो जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर है ये पदार्थ है गोल, मान के चलिए, तो इसका अपना पृष्ठ क्षेत्रफल होगा चारों तरफ। अब इसी को दो टुकड़े में कर दिए तो रिजल्ट क्या हुआ कि ये एरिया तो फिक्स है दोनों का योग, लेकिन ये वाला जो एरिया दो ठो एक्स्ट्रा बढ़ गया तो यहां पर भी तो अधिशोषण होगा, इधर भी तो अधिशोषण होगा, तो जिसके कारण इसका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ा तो अधिशोषण का रेट भी या अधिशोषण की मात्रा भी क्या हो गई, बढ़ गई। अब पुनः फिर बाय द वे इसको हम चार टुकड़े में बांट दें, मतलब दो कर दिए, फिर जाके यहां इधर भी बांट दिए। अब क्या देखते हैं कि यहां सिर्फ इतना ही से सरफेस एरिया था, यहां पर ये दोनों बढ़ा, अब यहां पर देखिए ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये दोनों तो करके था ही, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया और ये बढ़ गया। तो इतना सा सरफेस एरिया जब बढ़ जाता है तो जैसे जैसे छोटा सा पार्टिकल और बढ़ाते जाएंगे, इसको टुकड़ा करते जाएंगे, तो वैसे वैसे से उसका जो है कि अधिशोषण का दर, चाहे वो भौतिक अधिशोषण हो या रासायनिक अधिशोषण हो, दोनों का दर क्या होगा, हमको बढ़ेगा, अधिक से अधिक वहां पर हमको आएगा। जैसे इसलिए देखिएगा कि आप लोहा का मोटा चदरा है या रॉड है और उसी को छोटे छोटे टुकड़े में चूर्ण कर दें तो दोनों में यदि उतने अमाउंट का, बाय द वे 5 केजी का रॉड है और 5 केजी का जो है कि 5 केजी कांटी है, कांटी जो देखे है ना नेल, तो वो कांटी जो गाड़ते हैं लोहा का, तो वो जाकर के जो है कि 5 केजी कांटी रख दें, 5 केजी का लोहा का रॉड रख दें, दोनों को जंग लगने छोड़ दें। अब दोनों में जंग जब झाड़ते हैं तो जंग का मात्रा जो है कांटी में अधिक मिलता है बनिस्पत छड़ के। अमाउंट जो है छड़ में कम होगा क्योंकि उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कम है, जबकि कांटी में जो है पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, ज्यादा है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं
कि सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, पृष्ठ क्षेत्रफल पर डिपेंड कर रहा है किसका, अधिशोषण की मात्रा और अधिशोषण का दर। लिख लीजिए इसको, जल्दी कीजिए। हो गया? तीसरा, यहां पर देख रहे हैं, दो तो हम लोग देख चुके। नंबर 3, स्पेसिफिसिटी, विशिष्टता। भौतिक अधिशोषण की प्रक्रिया विशिष्ट नहीं होता है, क्योंकि कोई अधिशोषक विभिन्न प्रकार के अधिशोष्य को अधिशोषित कर सकता है, परंतु रासायनिक अधिशोषण की प्रक्रिया विशिष्ट होता है, अर्थात किसी अधिशोषक के द्वारा किसी विशेष पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया कर रासायनिक अधिशोषण पूर्ण किया जाता है। क्योंकि सभी पदार्थ आपस में एक दूसरे के साथ समान रूप से प्रतिक्रिया नहीं कर सकता है। तो एक समान सभी प्रतिक्रिया नहीं कर सकता है कि जैसे मान लीजिए हम लोग हाइड्रोजन गैस को अधिशोषित कराते हैं, यदि भौतिक अधिशोषण कराते हैं
तो भौतिक अधिशोषण जब होगा किसी के साथ, कोई पदार्थ के साथ, तो नॉर्मली किसी के साथ भी एडजॉर्ब हो जाएगा। लेकिन जब उसको केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो वैसे कंडीशन में यदि S ब्लॉक और P ब्लॉक का तत्व है तो उसके साथ तो आयनिक या कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, जबकि D ब्लॉक का तत्व है उसके साथ भी हाइड्राइड बनाता है लेकिन कॉम्प्लेक्स साल्ट के रूप में बनाता है, जहां की कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, कॉम्प्लेक्स साल्ट बनता है। तो वैसे स्थिति में बॉन्ड का नेचर अलग हो जाएगा, तो रेट भी अलग हो जाएगा, रिएक्शन भी हो सकता है में कि रिएक्शन करे भी और रिएक्शन नहीं भी करे। तो वैसे स्थिति में जाकर के जो है ये स्पेसिफिक है कि किसके साथ रिएक्शन कर सकता है, स्पेशल के साथ ही रिएक्शन कर सकता है। लेकिन फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है किसी के साथ भी एडजॉर्प्शन कंप्लीट होने के लिए तैयार है, तो वैसे कंडीशन वो स्पेसिफिक नहीं है, ये क्या है, स्पेसिफिक है। अगला नंबर 4, रिवर्सिबिलिटी। उत्क्रमणीयता। चूंकि भौतिक अधिशोषण के दौरान एक निश्चित परिस्थिति में किसी पदार्थ को अधिशोषित किया जाता है, परंतु उसके विपरीत परिस्थिति मतलब वो परिस्थिति क्या, तापक्रम भी हो सकता है, दाब भी हो सकता है इत्यादि में यह प्रक्रिया उत्क्रमणीय हो जाता है, अर्थात बैकवर्ड डायरेक्शन में लौट जाता है। ठीक है, ऊपर तो लिख लिया होगा, एक बार देख लीजिए, लिख लीजिए, जल्दी कीजिए। हो गया?
चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग आगे। जबकि रासायनिक अधिशोषण की प्रक्रिया रिवर्सिबल नहीं होता है, वो रिवर्सिबल होगा। भौतिक अधिशोषण यह रिवर्सिबल नहीं होगा, क्योंकि अर्थात परिस्थिति को परिवर्तित करने पर यह बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं लौटता है। जैसे लोहा में एक बार जंग लग गया तो अनुकूल परिस्थिति उसका है कि मॉइस्चर होना चाहिए, नमी होना चाहिए, हवा होना चाहिए। अब इसका परिस्थिति को जस्ट उल्टा कर दें तो क्या जंग से लोहा बन सकता है? तो कहता है कि नहीं, ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होता है, उत्क्रमणीय नहीं होता है, ये अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें, भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है और रासायनिक अधिशोषण क्या होता है? अनुत्क्रमणीय होता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं अतः फिजिकल एडजॉर्प्शन उत्क्रमणीय तथा रासायनिक केमिकल एडजॉर्प्शन अनुत्क्रमणीय होता है। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन उत्क्रमणीय है और केमिकल एडजॉर्प्शन क्या है? अनुत्क्रमणीय। लिखिए इसको। पांचवा नंबर, नंबर ऑफ लेयर्स। अनुकूल परिस्थिति में भौतिक अधिशोषण की प्रक्रिया लगातार संभव है, जिसके परिणाम स्वरूप भौतिक अधिशोषण के पश्चात अधिशोषक के बाहरी सतह पर अधिशोष्य के कई सतह जमा हो जाते हैं। अर्थात भौतिक
अधिशोषण मल्टीलेयर्ड होता है, परंतु रासायनिक अधिशोषण की प्रक्रिया अधिशोषक के बाहरी सतह पर सिर्फ एक ही सतह के रूप में मतलब यूनिलेयर्ड संपन्न होते हैं। तो ये मल्टीलेयर्ड है। वहां जो बताए थे कि भौतिक अधिशोषण में जो है कि अधिशोषक के ये जो सतह है यहाँ पर कई लेयर, एक लेयर हो गया, दो लेयर हो गया, जमा हो सकता है चारों तरफ, जबकि रासायनिक अधिशोषण में है कि नहीं, एक ही लेयर बनेगा। क्योंकि जैसे ये एक लेयर निर्माण होता है तो अधिशोषक और अधिशोष्य का संपर्क, चूंकि ये दूसरा पदार्थ बन जाता है ना, तो दूसरा पदार्थ के रूप में चेंज हो गया तो इसका संपर्क खत्म हो जाता है। तो अधिशोषक बाहर, अधिशोषक अंदर है, अधिशोष्य बाहर है, इसमें संपर्क क्या हो गया, खत्म हो गया। इसमें क्या है, कोई दूसरा पदार्थ बनता नहीं है, सिर्फ उस पदार्थ को अंदर धक्का मार के खींच ले जाता है। तो जिसके कारण ये पदार्थ में अपर लेयर पर कोई नया पदार्थ का निर्माण होता नहीं है, तो जिसके परिणाम स्वरूप वो अधिक लेयर में अधिशोषित कर सकता है भौतिक अधिशोषण में। और रासायनिक अधिशोषण में क्या होगा, सिर्फ एक ही लेयर की। ये जैसे लोहा है तो लोहा पर जो जंग लगेगा तो एक सतह में जंग लगेगा, अंदर हमको ऐसा नहीं कि हाँ लोहा के छड़ को काटेंगे तो अंदर जंग होगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जो जंग जो लगा तो ऑक्साइड जो बन गया, अब ये ऑक्साइड इधर लोहा इधर हवा, तो हवा और लोहा के बीच में कौन आ गया, ऑक्साइड, जिसके परिणाम स्वरूप लोहा हवा के संपर्क में आता नहीं है, एक आवरण के रूप में, कवर के रूप में, सुरक्षा कवच के रूप में जमा हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरे लेयर का वहां पर अधिशोषण संभव नहीं होता है। चलिए लिखिए। हो गया? छठा नंबर, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, अधिशोषण की ऊष्मा। चूंकि हम जानते हैं कि
अधिशोषण की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होता है। अतः भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रकार के अधिशोषण के दौरान ऊष्मा मुक्त होता है। परंतु भौतिक अधिशोषण की प्रक्रिया में अपेक्षाकृत कमजोर आकर्षण बल कार्य करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका अधिशोषण की ऊष्मा भी कम होता है। प्रायोगिक आधार पर ऐसा पाया गया है कि या ऐसा पाया जाता है कि भौतिक अधिशोषण की ऊष्मा लगभग 20 से 80 किलो जूल प्रति मोल होता है। परंतु रासायनिक अधिशोषण के दौरान लगभग 80 से 240 किलो जूल प्रति यहाँ पर 40 होगा, तो 20 से 40 किलो जूल इसमें मिल रहा है और इसमें जो है कि ऊष्मा मुक्त होता है। तो इसमें जो है भौतिक अधिशोषण में ये जो है कमजोर आकर्षण बल जो वांडर वाल फोर्स लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका अधिशोषण का दर भी कम होगा, जिससे उसका ऊष्मा भी जो है कम रिलीज होगा। तो वो कितना है, 20 से 40 किलो जूल के बीच में ही लगभग सबका भौतिक अधिशोषण जो होता है उसमें लगभग इतना ही ऊष्मा के रेंज में मिलता है। जबकि जब हम लोग केमिकल एडजॉर्प्शन के दौरान जाते हैं तो यहाँ पर 80 से 240 किलो जूल मिलता है, क्योंकि रासायनिक प्रतिकारक
का सक्रियण ऊर्जा अधिक होता है। जो सक्रियण ऊर्जा हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के दौरान पढ़े थे, तो जिसके कारण अधिक ऊष्मा इसमें मुक्त होगा और उसमें क्या होगा, कम ऊष्मा मुक्त होगा। अब एक और कैरेक्टर यहाँ पर हम लोग देखते हैं, पहले इसको लिख लीजिए। हो गया। सातवां नंबर और लास्ट, आज का कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगा। सातवां, तापक्रम, टेम्परेचर। बौद्धिक अधिशोषण की प्रक्रिया कम तापक्रम पर पूर्ण होते हैं, पूर्ण होता है या होती है, जबकि तापक्रम बढ़ाने पर यह प्रक्रिया बैकवर्ड डायरेक्शन में लौट जाता है, साथे लिए के सिद्धांत से। तो लासातलिए का सिद्धांत कहता है यहाँ पर कि कोई भी फेवरेबल कंडीशन में जो कोई काम हो रहा है अनुकूल परिस्थिति में, अब उसका जैसे चेंज करेंगे, उसका प्रतिकूल परिस्थिति ले आएंगे तो रिएक्शन का डायरेक्शन भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। मतलब पहले फॉरवर्ड जा रहा था लो टेम्परेचर पर, अब टेम्परेचर जैसे बढ़ा है तो पुनः क्या हो गया, बैकवर्ड लौट गया। इसीलिए जो है कोकोनट चारकोल के द्वारा का जो उपयोग करते हैं हम लोग सभी अक्रिय गैस को सेपरेट करने के लिए, जो पी ब्लॉक में हम लोग देखेंगे तो वहां पर देखेंगे कि लो टेम्परेचर पर जो है गैस अधिशोषित हो जाता है। अब उससे गैस फिर बाहर निकालना हो तो उसको गर्मा देते हैं, तो फिर जाके गैस सारा क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो वो इसी कारण से। परंतु रासायनिक अधिशोषण की प्रक्रिया अधिक सक्रियण ऊर्जा होने के कारण उच्च तापक्रम पर पूर्ण होती है। इसको टेम्परेचर हमेशा हाई चाहिए और उसको टेम्परेचर क्या चाहिए, लो चाहिए। तो ये सब जाकर के जो है कि हम लोग
इसका कैरेक्टर या फैक्टर देखे जो कि उसके रेट को प्रभावित कर रहा है, अधिशोषण की मात्रा को प्रभावित कर रहा है, कितना अधिशोषित होगा, किसमें भौतिक में, किसमें कितना कम होगा रासायनिक में, ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ पर देखे। इसको अंतर के रूप में भी हम लोग देखे थे एक एक लाइन में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिटेल देखे। अब अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे अधिशोषण जो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, अधिशोषण समताप, उसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।